हमारे इस पावन धरती पर जन्मे तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे पूरा भारत में शिक्षा के बीच रोपित करने वाले वैसे माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले, माता फातिमा शेख के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूरा बहुजन समाज को एक फूलों की माला में बांध कर रखने वाले वैसे मान्य कुमार काशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तथा हमारे इस भारत देश में क्रांति का बीज रोपित करने वाले एवं सरदार उधम सिंह जैसे जो जनरल डायर के छाती में सीने में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में अनावरण कराने वाले वैसे सरदार उधम सिंह के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जहाँ कुत्ता पानी पी सकता था वैसे जगह पर हम जैसे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, वैसे जगह पर थम्स अप, कोको कोला, बिस्लरी जैसे व्यवस्था देने वाले प्रविश्व की सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान देने वाले वैसे महामानव विद्वान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं हमारे यहाँ आए हुए सभी माताएं और बहनों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। फूलों की कहानी गुहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी गुहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब हम नहीं है किसी का गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी कहानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। अब मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम हुआ कीर्ति बोध, मैं ग्राम सरैया पारी, पोस्ट पालमोर, जिला गिरिडीह का रहने वाला निवासी हूँ और मैं अनुसूचित जाति सहकारिता का जिला अध्यक्ष हूँ। अब मेरा जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। आज मेरा टॉपिक है कानून, कानून की रोशनी यानी कानून की जानकारी। मुझे कुछ टॉपिक मिला है बोलने को, मैं कानून पर ही बात करूंगा। दरवाजा तो कानून क्या है, हम सभी लोगों को कानून की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कानून की जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी हमारे आम जनता लोग हैं, आम परिवार लोग हैं, हमारे माता बहन एवं हमारे भाई लोग सभी जो पुलिस प्रशासनों का गलत रवैया से उसका शिकार हम लोग होते जाने जा रहे हैं। उस शिकार से हम लोग कैसे बचेंगे? आखिर हम लोग कब तक अंधेरे में रहेंगे? अंधेरे की झांक में हम लोग को हमेशा पुलिस प्रशासन आज तक हम लोग डांटते रहे, हर लोगों को आज तक शोषण प्रसादित करते रहे। आज उस कानून के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा जो आज तक आप लोग को अपना हक अधिकार के बारे में नहीं जानते। और आप लोग और हम लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन जहां कुछ अलग धारा लगना चाहिए वहां अलग धारा लगा के हम लोग को पुलिस प्रशासन जेल में डाल दिया जाता है। वैसे कानून के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले कानून लिखा क्या, लिखा कौन और कब लिखा, क्यों लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कानून को लिखा जिसको संविधान कहा जाता है। उस संविधान को लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे अपनी कर दिए हैं, बहुत सारे चीजें उन्होंने बलिदान दे दिया। अपने चार बेटे, तीन बेटियों की उन्होंने कुर्बानी दे दिया। उसको याद करना होगा। हमारे देश में जब अंग्रेज सरकार थी तो क्या था कि अंग्रेजों ने हम लोग को क्या करते थे, जुल्म शोषण करते थे। इस देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती थी। तो कानून को किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, जिसको संविधान कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। 1,27,910 वर्ड में लिखा गया संविधान को। यार तो किसी को ये भी पता नहीं कि हमारा भारत का इतना लंबा लिखित संविधान है। संविधान के अंदर 3 कानून आती है। एक आता है आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी, एक होता है सिविल लॉ। तो आईपीसी का काम क्या होता है, सीआरपीसी का काम क्या होता है और सिविल लॉ का काम क्या होता है, ये आप लोगों के बीच में हम अभी बताएंगे। सबसे पहले मान लीजिए आज हम लोग गांव में, ग्रामीणों में क्या है, एक्चुअली बहुत सारे झगड़ा झमटा होते रहते हैं। तो झगड़ा झमटा होते रहते हैं तो जमीन जायदाद या कोई भी प्रकार का झगड़ा हो, किसी का मार के कपाट फोड़ देते हैं या गाली गलौज होते हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। तो पुलिस आती है, उसको उठा के डायरेक्ट ले जाती है, जो कि हम लोग को पता नहीं है कि उसको ये अधिकार है या नहीं है। पुलिस ले जा सकती है आपको या नहीं ले जा सकती। तो 3 कानून आता है जो मेन हेड होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। उनमें 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच क्या है? आईपीसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसके बाद एक आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल सीआरपीसी, पी से हम थोड़ा बोल जा रहे हैं, और सी से होता है कोड। तो वो होता है जो दंड का जो प्रक्रिया होता है, वो होता है सीआरपीसी काम। ये होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर भी होता है, जैसे हिंदू के लिए कुछ अलग कानून लिखा हुआ है, मुस्लिम के लिए कुछ अलग कानून लिखा हुआ है, वो सीआरपीसी के अंदर आता है, सिविल लॉ के अंदर आता है।
जैसे जमीन जायदाद की जो झगड़ा होता है, किसी का जमीन जायदाद कोई लूट लेता है, बोलता है ये मेरा जमीन है, ये जो कानून है तो सिविल लॉ के अंदर आता है। और आईपीसी के अंदर क्या आता है? आईपीसी के अंदर 511 धारा है, 511 धारा के अंदर अलग अलग कानून है। और उसके भी आईपीसी के अंदर भी 3-4 ब्रांच है। जैसे एक होता है मोटर व्हीकल एक्ट, एक होता है इंडियन रेलवे एक्ट, जो मोटरसाइकिल जो हम लोग चलाते हैं, आज क्या होता है, थोड़ा पानी को तो आईपीसी के अंदर क्या आता है, 3 लॉ आते हैं, उसमें 2-3 आता है, एक मोटर व्हीकल एक्ट आता है, एक होता है इंडियन रेलवे एक्ट। तो क्या होता है आजकल, क्या होता है कि गाड़ी साइकिल से मोटरसाइकिल सभी लोग चलाते हैं, जब जाते हैं रोड में हम लोग गुजरते हैं तो क्या होता है, पुलिस ट्रैफिक जब होता है तो पुलिस डायरेक्ट हम लोग को रोक लेती है, और रोकने के बाद वो कुछ नहीं, डायरेक्ट गाड़ी का चाबी छीन लेती है, जो कि ये उसको अधिकार नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट 128 129 के धारा के तहत उसको अधिकार है कि वह गाड़ी रोका सकती है, लेकिन बशर्ते वो गाड़ी का चाबी नहीं खींच सकती है। 170 धारा मोटर व्हीकल एक्ट 170 धारा कहती है कि आप गाड़ी का देखिए, अगर वो हेलमेट नहीं लगाया है, गाड़ी का कागज नहीं है, तो वह वो धारा के तहत उसको 500 जुर्माना है। अगर वो व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं लगाया और कागज उसके पास नहीं है तो 500 उसको जुर्माना है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस सबसे पहले गाड़ी चाबी छीनती है, सबसे पहले पुलिस तो वहीं गलती करती है कि गाड़ी की चाबी उसको छीनने का अधिकार नहीं है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में, तो गाड़ी चाबी छीन ली। इसके बाद क्या करिएगा, आप थोड़ा मोड़ा कुछ जान रहे थे, बोलिएगा डायरेक्ट कि आप जो है मोटरसाइकिल का चाबी नहीं छीन सकते। इसके बाद तो पुलिस क्या करेगा, तुमने हमें तो कानून सिखाएगा रे, हैं? इसके बाद वो ऊंचा आवाज से बोल देगा, ऊंचा आवाज से बोल देगा, समझ लीजिए उन्होंने भी कानून को तोड़ दिया। 167 धारा के उन्होंने इंडियन पेनल कोड 167 धारा का उल्लंघन किया। 167 धारा के तहत उस पुलिस वाले को भी सजा हो जाएगी। सबसे पहली बात, उन्होंने गाड़ी का चाबी छीन लिया, गाड़ी का चाबी छीनने का अधिकार उसको बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज का अब क्या हो गया, पुलिस धीरे धीरे जब उसको गुस्सा आ जाएगा, आप कानून ज्यादा पढ़ाइएगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, अब गाली गलौज भी दे देगा, धमकी दे देगा, तुमको झूठे कैसे फंसा के तुमको अंदर कर देंगे। वो 506 धारा को उल्लंघन किया, 506 धारा भी उस पर लगेगा। अब उसको ज्यादा गुस्सा आ गया तो मार दिया एक झाप, तो मार दिया एक झाप, समझे 327 धारा का उल्लंघन किया। अगर ज्यादा जोर से मार देकर हड्डी उड़ी का फट गया तो 325 धारा का उल्लंघन किया। उस पुलिस वाले को ऐसा हाल होगा कि वो भी जेल चला जाएगा, वो भी सस्पेंड हो सकता है। ये है पावर कानून का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुलिसों का क्या होता है, पूरा शिकार हो जाते हैं। पुलिस गाली दे देती है, पुलिस मार देती है, पुलिस को गाली, हम कल के दिन में हम रिपोर्टिंग एक सुने, ऐसा घटिया गाली दे रहा था क्योंकि वो कानून नहीं जानता है। कानून में ऐसा लिखा है कि पुलिस ये झाप भी नहीं मारने का अधिकार है। उसको इंडियन पेनल कोड है ना, 1860 में इंडियन पेनल कोड लागू हुआ। इंडियन पेनल कोड उसको सजा देगी, और सजा देने का अधिकार उसको है ही नहीं, उसका प्रतिक्रिया करेगा सीआरपीसी। इंडियन पेनल कोड का काम है सिर्फ उसको धारा लगाना, ये व्यक्ति ये जुर्म किया, इस पर ये धारा लगेगी। अब वो धारा लेके चला जाता है कोर्ट। अब कोर्ट के अंदर सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी का धारा कौन लगाता है, तो मजिस्ट्रेट और जज लगाते हैं। तो मजिस्ट्रेट का इतना पावर होता है, देखिए रिमांड के लोग से बहुत लोग डरते हैं। रिमांड के बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छा से जानकारी देना चाहता हूँ। चूंकि रिमांड ही एक ऐसा चीज है जो कहाँ पे हम लोग गए थे, जो व्यक्ति मर गया जेल में, झारा के अंदर, ठीक है ना, झारा में एक व्यक्ति था जो जेल के अंदर मर गया। रिमांड जो है बहुत खराब चीज होता है, वो व्यक्ति को रिमांड मिला होगा। रिमांड क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा बड़ा जुर्म या शोषण होता है तो व्यक्ति को क्या करता है, रिमांड लिया जाता है, उसको जांच के सुपरविजन के लिए जाता है पुलिस प्रशासन जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट को बोलता है कि ये व्यक्ति ये धारा इस पर लगा है तो इसके लिए हमको आप रिमांड दे दीजिए। तो रिमांड का मतलब मारपीट नहीं होता, लेकिन हमारे लोग समझता है रिमांड का मतलब मारपीट होता है। और रिमांड में पुलिस बहुत लोगों को मारता है, बहुत सताता है। अगर वो पिक्चर अगर देख लीजिएगा जय भीम, तो आपको पता चल जाएगा रिमांड क्या है। तो रिमांड जो है, रिमांड के लोग से बहुत आधा तो हमको लगता है हम जैसे आप जैसे साधारण लोग रिमांड का नाम से सुनते हैं, आधा उसका मतलब जान चला जाता है। क्योंकि रिमांड में जब पुलिस लेके जाता है तो रिमांड के अंदर होता है जांच पड़ताल, 7 दिन 8 दिन के लिए जाता है पुलिस के पास। पुलिस जाता है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट को बोलता है कि व्यक्ति यह धारा लगल है, इसके लिए हमको जांच पड़ताल करने के लिए आप हमको 6 दिन 7 दिन का टाइम दीजिए। तो वह जाके रिमांड मांगता है। तो क्या करता है, मजिस्ट्रेट देखता है कि इस पर किस प्रकार का धारा लगा। अगर धारा लगा 376 धारा होता है क्या, बलात्कार का। अगर कोई व्यक्ति कोई लड़की का बलात्कार, कोई लड़का अगर लड़की का बलात्कार कर देता है 376 धारा। अगर कोई
गैंग बलात्कार जो होता है, गैंग रेप जिसको कहा जाता है, उसमें 377 धारा लगता है। तो उस प्रकार से अगर रहा तो नॉन अवेलेबल केस होता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट तुरंत कहता है वो व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करो। और वही अगर छोटा मोटा 324 धारा लगल है, 325 धारा लगल है, तो ऐसे स्थिति में वो रिमांड देता है 4 से 5 दिन जांच पड़ताल करने। अब वैसे स्थिति में क्या करता है पुलिस, रिमांड क्या करता है, सबसे पहले जाता है वो व्यक्ति को ढूंढने और डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेता है। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है तो सबसे पहले उस पुलिस प्रशासन से पूछिए आपके पास क्या अरेस्ट वारंट है, जो हमारे लोग यही नहीं पूछते हैं और लेके चले जाते हैं। आपके पास अरेस्ट वारंट है तो आपको दिखाइए हम क्या मतलब जुर्म किए हैं, जिसके क्या धारा लगा है जिसकी वजह से आप हमको यहाँ से ले जा रहे हैं। तो अरेस्ट वारंट सबसे पहले आप लोग मांगिए, या तो आपके गांव में किसी को ऐसा घटना घटा है तो आप उसको डायरेक्ट पुलिस से बोलिए कि आपके पास अरेस्ट वारंट है, दिखाइए। अगर नहीं है तो फिर आप किस जुर्म में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर नहीं है, अगर नॉन अवेलेबल केस कौन सा धारा लगा दिखाइए। तो 302 धारा, 307 धारा, अगर इस प्रकार से 376 377 धारा है तो नॉन अवेलेबल केस है, पुलिस बिना अरेस्ट वारंट का उनको गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा आप देखिएगा, धारा ये लगा है, इसमें तो डायरेक्ट नॉन अवेलेबल केस है नहीं, तो आप कैसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप वहीं उस पुलिस से जो है अरेस्ट वारंट बनाइए, आप कितना टाइम को हमको उठा रहे हैं, कितना तारीख को उठा रहे हैं, क्या नाम है, कौन पुलिस हमको उठाया, ये चीज को ख्याल रखना चाहिए लोगों को। इसके बाद क्या है, पुलिस जब लेके जाती है तो लेके जाने के बाद जो है ये चीज भी उसको बोलना चाहिए कि उसको बोलिए, अगर आप स्टडी में रखा है 12 घंटा 24 घंटा, उसको बोलिए मेरा मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने का अधिकार उस पुलिस को है। अगर आप वहां से छूट गए स्टडी से, आपको एक दाग भी अगर पता लग गया ना, एक झाप अगर मार दिया है, मजिस्ट्रेट को अगर पता चल जाएगा तो मजिस्ट्रेट को वहीं गरिया देता है। मेरे साथ जो घटना घटा मैं वो चाहते भी करूंगा। क्या होता है मजिस्ट्रेट का पावर, तो क्या होता है व्यक्ति जब रिमांड भी जाता है पुलिस व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति क्या करता है सबसे पहले पुलिस उसको उठा के ले आती है और पूरा पहले उसको कूटता है। हमारे जनता लोगों को पूरा मारता है पुलिस रिमांड के दौरान। और जब वो व्यक्ति को लेके जाता है थाना अदालत के पास, कोर्ट के पास, तो कोर्ट में पुलिस ले जाते समय उसको गाड़ी में व्यक्ति को समझा देता है, बोल देता है, डरा देता है कि या जो मजिस्ट्रेट के पास तुम कभी नहीं बोलना कि पुलिस वहां मारा था, वरना तुमको और वहां मारेगा। उल्टा वो व्यक्ति को डरा देता है। लेकिन मजिस्ट्रेट का, जज का इतना पावर होता है कि अगर वो व्यक्ति अगर मिस्टेक से अगर बोल दे कि पुलिस हमको कस्टडी में मारा था, तो व्यक्ति को सस्पेंड कर देता है मजिस्ट्रेट। इतना पावर होता है मजिस्ट्रेट और जज का, और वहीं पूरा गरिया देता है और उसको वहां गिरफ्तार, उसको वहीं से सस्पेंड कर देता है पुलिस। लेकिन ये व्यक्ति हम लोग कानून को नहीं जानते, इसका शिकार हम लोग आज तक होते जा रहे हैं। मैं अपना घटना घटा बता रहा हूँ, मेरे साथ भी घटना घटा। आज हमको लगता है कि गिरिडीह जितना पुलिस प्रशासन है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं होगा जो हमको नहीं जानता होगा। और मैंने उस पुलिस प्रशासन को क्या किया, मेरे साथ भी घटना घटा था। मैं कोचिंग चलाता हूँ अम्बेडकर कोचिंग सेंटर अपने क्षेत्र में। उस क्षेत्र में क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन आए मेरे गाँव में, मोहल्ला में झगड़ा हुआ था, उन्होंने गाड़ी मेरे कोचिंग के पास ही रोका, मेरा मोड़ के पास ही मेरा कोचिंग है। बोला रविदास टोला किधर है, मैंने बोला रविदास टोला इधर है, लड़ाई जो हुआ ये यहाँ पे हुआ, मैंने उसको स्पष्ट बता दिया। परंतु टोला चले गए, टोला से घूम के आए, तब देखे गाड़ी फिर मेरा ही जगह पे मेरे कोचिंग पास ही खड़ा था। अब आए, इसके बाद हम निकले, देखे फिर गाड़ी यही खड़ा हो गया। अब इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले हमको थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मार दिया तो मैंने डायरेक्ट बोला सर आपने कानून का उल्लंघन किया। तो देखने में थोड़ा छोटा लगते हैं, तो उसको लगा कि इसको पकड़ा तो कुछ पता नहीं होगा, समझे क्या? तो हम बोले सर सबसे पहले आपने कानून को उल्लंघन कर दिया। अब जब इतना बोल दिए ना, तो पुलिस लोग और जो था ना वो डंडा निकाला वहां से, जो गाड़ी में था ना सबके पास डंडा रहता है, वो डंडा निकाला। सबके पास बड़ा बड़ा बंदूक है, बंदूक देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन बंदूक का ही पावर नहीं है, किसी को भी गोली चलाते हैं। तो गोली का हिसाब नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ, पुलिस जो था वो पहले चला दिया, पहले हाथ चला दिया, थप्पड़ चला दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब बोले सर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मेरा एक छोटा भाई है वो भी तैयारी कर रहा है, वो आया, वो बोला सर आप भी गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वो बोला गलत कर रहे हैं सर आप लोग। तब सब पुलिस निकल गया गाड़ी से, इसको सब लोग डंडा उठाया और हमको मारा एक बार पैर में। इसके बाद वो मेरा भाई को भी मारना चाहा, लेकिन वो भाग गए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने घर गया और घर से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लाया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का बुक में इतना पावर है कि हनुमान चालीसा पढ़ते तो भूते भागता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा पुलिस प्रशासन भी भाग जाता है। तो क्या हुआ, उस
बुक को मैंने लाया, इसके बाद जो पुलिस कांपने लगा, जो मेरा क्षेत्र में थे, मेरे गांव में किसी से जाकर पूछिएगा कि उसके साथ क्या हुआ था घटना, पुलिस पूरा डरने लगा, कांपने लगा। यही है भारत का संविधान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से घटना मेरे साथ कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट चला गया थाना। बाद मैंने उन्होंने SC/ST एक्ट लगाया, एट्रोसिटी एक्ट जो है ना, नॉन प्लेबल केस है। नॉन प्लेबल केस क्या होता है, उसमें कुछ टाइम होता है, उसमें टाइम होता है कुछ, वो टाइम के अंदर उसको गिरफ्तार करना होता है। वो मतलब SC/ST एक्ट ऐसा एक्ट है कि उसमें नॉन प्लेबल केस है, तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने उस पर SC/ST एक्ट लगाया, 323 धारा लगाया, 323 धारा मैंने उस पर लगाया, गाली गलौज दिया था। 506 धारा लगाया, 504 धारा लगाया, एट्रोसिटी एक्ट लगाया। मैंने 4-5 प्रकार के ऊपर धारा लगा दिया। 167 धारा लगाया। 167 धारा क्या होता है? अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति यदि अपना ड्यूटी के विपरीत कोई काम कर देता है तो उस व्यक्ति पर 167 धारा लगेगी। मान लीजिए सरकारी टीचर है, तो सरकारी टीचर का जो काम है उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति पर वो कर देता है काम, तो उसको 167 धारा लगेगी। मैंने उसको 167 उस पर 6-7 को धारा मैंने उस पुलिस प्रशासन पर लगाया। वो पुलिस को तो हवा घूम गया। पुलिस कॉल करता था उज्जवल जी के मेरा नाम का है, तो ये उसके पास कॉल करता था, पुलिस डायरेक्ट बोलता था कि बोलो कितना पैसा चाहिए मुझे देंगे, मेरे से को वापस करो, ऐसा वो बोलते थे। वो पुलिस पूरा डर गया। बशर्ते वो व्यक्ति जो है, आज जो है हमारे ये थाना में नहीं है, लेकिन वो हमारा वो व्यक्ति जो है, वो पुलिस वाला मुझ पर 353 धारा 332 धारा हम पर लगाए। हम पर क्या 353 धारा 332 धारा क्या है वो भी जानिए। इंडियन पेनल कोड 353 क्या कहता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर यदि आप आवेश में बात करते हैं या तो आवेश की श्रेणी में आते हैं तो आप पर 353 332 धारा लग जाएगी। और मैंने क्या किया, उस व्यक्ति का जो फोर व्हीलर था, फोर व्हीलर का गाड़ी का चाबी मैंने ले लिया। इसके लिए उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझ पर 332 353 धारा लग गया। मैं आज मैं चैलेंज करता हूं कि सिर्फ मैं वो गुनाह नहीं करता तो मैं आज उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया दिया होता आज तक, लेकिन वही नहीं कराया, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को यहाँ से हटा के देवरी थाना में वो पुलिस है, वो था ये थाना से हटा दिया उसको, वो भी देवरी थाना में है। और उसको बड़ा बाबू जो था, वो बड़ा बाबू उसको बहुत गरियाया कि वो व्यक्ति जहां भी जाता है पुलिस वहां भी इसी तरह करता है, पूरा गरियाया उसको। फोन करो। तो ये है कानून की पावर। अगर कानून नहीं जानेगा तो ऐसे हो। एक बार क्या हुआ, हम रांची जा रहे थे। रांची के दौरान क्या हुआ, ट्रेन में आया पुलिस वाला, बोला पुलिस वाला टिकट दो। मैंने बोला आपको टिकट देने का ऑर्डर कब से दे दिया सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट? टिकट कभी दिखाने का पावर नहीं, देखने का पावर कभी पुलिस प्रशासन को नहीं। पुलिस जो है ना, जीआरपी जो को होता है, वो जो रेलवे का होता है पुलिस प्रशासन, वो तो कुछ जीआरपी जो होता है पुलिस का, जो होता है रेलवे पुलिस, उसको कभी भी पावर नहीं कि आपको टिकट चेक करे। मेरे पास आया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने बोला टिकट आपको कैसे दिखा दें? और मैं हकीकत में टिकट नहीं लिया था उस दिन, बहुत जल्दीबाजी में था। मैंने बोला आपको टिकट में कैसे दिखा? आपको तो सिक्योरिटी चेक करने के लिए आपको रखा गया है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक कर, मैं बंदूक लेके जा रहा है कि आप कुछ तंबाकू वगैरह लेके जा रहे हैं, आप चेक कीजिए ना, मेरा कीजिए काम, बंदूक लेके जा रहे हैं क्या? देखो पुलिस प्रशासन जो रेलवे में होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, ना कि आपको टिकट चेक करने के। मैंने बोला आपको दिखाएंगे, उन्होंने बहुत बोला। मैंने बोला देखिए सर, आपको इंडियन रेलवे एक्ट जो है ये नहीं कहता है कि आप चेक करिएगा, आपको कैसे दिखा दें? वो पुलिस वाला जो पूरा डर गया, ये तो कानून में जानता है, फिर छोड़ दिया। अब वही नहीं जानते तो क्या होता, हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। पुलिस वाला क्या कहता है, दिखाओ हमको टिकट। अब नहीं रहा टिकट से, टिकट में को गलती रहा, डायरेक्ट 100 की जगह डायरेक्ट 1000 फाइन हम लोग दे देते हैं। और हम लोग नहीं जानते तो हम लोग देते क्या? लोग पुलिस वाला हमसे ले लिया, नहीं ले पाए। अब 134 धारा जो है इंडियन रेलवे एक्ट 134 धारा क्या कहती है? इंडियन रेलवे एक्ट 134 धारा कहती है आप बशर्ते माने जल्दीबाजी में टिकट अगर नहीं ले पाते हैं तो आप टीटी अगर मान लीजिए आया आपके पास, आप अगर नहीं दिखा पाते उसको टिकट, तो आप जो है उसको उसका अधिकार 134 के तहत कि आप टिकट का जो रेट था वो रेट का डबल ले लेगा। मान लीजिए यहाँ से हमको भाड़ा है रांची के लिए 85 रुपया जनरल बोगी में 2S में, तो मान लीजिए वो भाड़ा 85 दुना कितना हुआ, अब जोड़ लीजिए, उतना वो पैसा हमसे वो ले सकता है, बशर्ते ना हमसे वो 1000 2000 3000 हुआ नहीं ले सकता है। और टिकट कभी भी चेक करने का अधिकार उसको नहीं है। ये हो गया।
तो ये सब हम कानून की बातें आपको बताएं और हमको लगता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और ये सब जानना जरूरी है लोगों को। इंडियन पेनल कोड का काम है धारा लगाना, सीआरपीसी का काम है कि हम व्यक्ति को क्या सजा दें। आपको धारा लगा देगी इंडियन पेनल कोड के धारा, थाना में जो होता है बड़ा बाबू छोटा बाबू, लेकिन सीआरपीसी डिसाइड करेगा ये व्यक्ति को सजा क्या होना चाहिए, ये डिसाइड होगा। और सिविल लॉ के अंदर आप जैसे हिंदू के लिए कुछ अलग होता है और मुस्लिम के लिए अलग होता है कानून कुछ। जैसे हिंदू अपना नियम से शादी कर सकते हैं कोर्ट में, मुसलमान अपना नियम से शादी कर सकते हैं, जमीन जायदाद की अलग अलग होती है। अब तो वक्त भी बहुत कम है और वक्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेकर मैं इतना ही करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और फिर से सभी को जय भीम, नमो बुधाय। किसी का पेट से बाप पैदा हुआ तो किसी का पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी का पेट से भूल जा रहा शायरी हो, ठीक है। और भीमा एक ऐसा माई था भाइयों कि बापों का बाप पैदा हुआ।